नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं सभी का हम लोग उत्तर यहाँ पर ही इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसका भी आप लोग को वीडियो बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर चलेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ही आ चुके हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले से ही उत्तर बना कर रखे सभी चीज़ का। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पर उत्तर बना हुआ है सोशल साइंस का। चलिए हम लोग फटाफट से सभी उत्तर को हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों का और जैसे कि अति लघुतरीय प्रश्न के लिए पहला यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। राष्ट्रवाद किसी देश की सामूहिक पहचान है जो इतिहास, परंपरा, भाषा और संस्कृति के आधार पर लोगों को जोड़ती है और देश के प्रति गर्व एवं समर्पण की भावना पैदा करती है। ये आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आप उत्तर पहले से कुछ और उत्तर याद करके रखे हो तो देख लो, अगर वो उत्तर सूटेबल है, सही है, तो आप लोग उसी को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, फिर नया उत्तर याद करने मत बैठिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। और इसमें सारे क्वेश्चंस का जो उत्तर बनाया गया बहुत सोच समझ के बनाया गया, और आपका जैसे अति लघु उत्तरीय के लिए आप कितना लिखोगे वो सब आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर यहाँ से आप लोग याद कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, इसका क्या उत्तर हो जाए वो देख लीजिएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए सुधारों की समीक्षा और भविष्य के सुधारों को सुझाव देने के लिए किया था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। तो मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण देने, कोई भी मानव निर्मित संसाधन आप लिख सकते हैं, जैसे सड़क, भवन, ये सब मानव द्वारा बनाया जाता है। पुल, वाहन, मशीन, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ये सब मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण निम्नलिखित हैं। इसको आप लोग नोट करते चल सकते हैं, या आप लोग चाहें तो वेबसाइट से भी जाकर इस उत्तर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस है सब कुछ बता देंगे आप लोग को वीडियो के आखिर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 34 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। ये आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के साथ साथ याद भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ही 35 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक सरकार वो होती है जिसमें अलग अलग समुदायों की अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक मामलों को खुद संभालने का अधिकार होता है। जैसे बेल्जियम में अलग अलग भाषी समुदाय के लिए अलग अलग सरकारें हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण किसे कहते हैं। शहरीकरण क्या होता है। ठीक है, ये इसका क्या उत्तर हो जाएगा, किसी गांव या शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ये आपका राष्ट्रीय आय का परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाजार का क्या अर्थ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। किसी भी स्थान पर जहां विक्रेता और खरीदार सामान का खरीदने और बेचने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, या बाजार कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग को नोट करना है और याद कर लेना है। देखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल अगर टोटल क्वेश्चन आप लोग को दिखाए सबका आंसर, तो बहुत ही सिंपल आंसर बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया। ठीक है, और जो भी आंसर है आप लोगों को परीक्षा में लिखने के लिए बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, तो इस सबको आप लोग को याद कर लेना है।
अगर पहले से आप कोई आंसर याद किए हो तो उसी आंसर को आप लोग रिवीजन कर लो, ठीक है, क्योंकि नया आंसर फिर याद करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये बात बार बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये 39 नंबर क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर पॉइंट में दिया गया और बहुत सिंपल सा उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्या प्रभाव था देखिएगा। पहला प्रभाव, पहला पॉइंट क्या है? युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की मुख्य आपूर्ति करने वाला क्षेत्र था। युद्ध से पूर्व, युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप जो था वही पूरा जो विश्व बाजार है वहाँ पर ही गेहूं का जो भी काम वही करता था, मतलब गेहूं की आपूर्ति, गेहूं का पूरा खजाना वही भरता था, ठीक है। खजाना भरने वाला बहुत बड़ा वो क्षेत्र था, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट है, युद्ध काल में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई जिससे कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया। अब जब क्या हुआ कि जब युद्ध के कारण गेहूं की आपूर्ति में जब प्रभावित हुआ कि गेहूं नहीं है, तो क्या हुआ कि कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने गेहूं का उत्पादन जो था और बढ़ा दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 5 क्विंटल गेहूं बना रहे तो अब 5 क्विंटल उपजा रहे तो अब 5 नहीं 10 क्विंटल या 8 क्विंटल ऐसे उपजाने लगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में गेहूं की उपज में सुधार हुआ, ठीक है। जैसे ही युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद पूर्वी यूरोप में जो गेहूं का उपज था वो नॉर्मल हो गया फिर से, ठीक है। तो गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण विश्व बाजार में इसकी अधिकता हो गई। अब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था वो उस समय कम नहीं हुआ। अब यहाँ भी उपज ठीक हो गया और इधर से बहुत ज़्यादा ही गेहूं आ रहा है, तो क्या हुआ कि गेहूं का बहुत ज़्यादा भंडार होने लगा, बहुत मतलब ज़्यादा गेहूं आने लगा, तो गेहूं का अधिकता हो गई, ठीक है। अब इस कारण से क्या हुआ कि गेहूं का दाम गिर गया। जिस चीज़ का जो चीज़ ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को पता है, उस चीज़ का दाम क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि गेहूं के दाम गिर गए जिससे किसानों की आय में कमी आई और वे भारी कर्ज में डूब गए। जो लोग कर्ज लेकर गेहूं की खेती किए कि हाँ गेहूं का खेती करेंगे तो अभी हम युद्ध चल रहा है तो हम मतलब गेहूं बेच कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गेहूं होने के कारण उसका दाम ही घट गया, जिस कारण से वो लोग कर्ज में डूब गए, भारी कर्ज में डूब गए, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था, ठीक है। आगे क्या उत्तर है वो देख लीजिएगा। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर एक कुशल सुनार बन गया और शीशे को इच्छित आकृतियां में गढ़ने में विशेषज्ञता प्राप्त की, जिससे टूम छल्ले बनते थे, ठीक है। अब टूम छल्ले इस आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। उसने अपने ज्ञान और अनुभव को प्रयोग अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का प्रतिदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृति को गढ़ने के लिए किया गया, ठीक है। उसने पहली पुस्तक बाइबिल छापी जो 42 पंक्तियों में थी। इस बाइबल की प्राय गुटेनबर्ग बाइबल की नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाइबल थी, ठीक है, ये बाइबल जो थी, यहाँ पर बाइबिल होगा, ठीक है। बाइबिल जो थी इसको प्राय क्या नाम से जाना जाता है? गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। उसे लगभग 180 प्रतियां बनाने में 3 वर्ष लगे, जो उस काल में काफ़ी तेज काम था, ठीक है। 180 प्रतियां उसका बाइबिल का 42 पंक्तियों वाला बाइबिल का 180 प्रतियां बनाने में उसको कितना समय लग गया था? 3 वर्ष का समय लग गया था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो वन संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसका क्या उपाय होगा, उसका क्या उत्तर हो जाएगा, नॉर्मल देख लीजिएगा, ठीक है। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। जैसे इन्हें बचाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, पशुओं की जरूरत से ज़्यादा चराई को नियंत्रित
करना जरूरी है। आगे देखिएगा, जहाँ पेड़ काटे जाते हैं वहाँ नए पेड़ लगाना आवश्यक है। अधिक वन क्षेत्र बनाने के लिए नए क्षेत्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, वनों को सुरक्षित रखने और उनका संरक्षण करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5 पॉइंट में उत्तर है, बहुत सिंपल उत्तर है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? तो क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। मोटे अनाज का अर्थ उन फसलों से है जो पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाती है। इनमें खदान की फसलें और कुछ चारे की फसलें शामिल होती है। उदाहरण के लिए ज्वार, बजरा, रागी और मक्का मुख्य मोटे अनाज हैं। ठीक है, ये फसलें पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कम पानी एवं कठिन परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है। ठीक है, इनका उपयोग मानव आहार के साथ साथ पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव और संघर्ष कम होते हैं, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जब किसी समूह को सत्ता में भागीदारी मिलता है तो वो राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति और हर समूह को सत्ता में भागीदारी का अधिकार हो, जिससे सभी को शासन में हिस्सा मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, 4 नंबर पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी से फैसले अधिक लाभकारी और समाज के हित में होते हैं। 5 नंबर पॉइंट है कि सत्ता का बंटवारा समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, जिससे सभी को समान अधिकार मिलते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का 43 नंबर का सिंपल सब उत्तर लिखा गया, जो आप लोग आसानी से समझकर आसानी से याद कर सकते हो। देखो, अगर पहले से कोई उत्तर आप लोग याद नहीं किए हो तो ये उत्तर आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये जो भी उत्तर आप लोग को दिया जा रहा है, जो भी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग को बहुत सिंपल बना कर दिया गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पहले से आप नहीं याद किए हो तब, अगर याद किए हो पहले से कोई इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और कोई और आंसर आप लोगों को पहले से याद है, तो उसी को आप लोग रिविजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? तो जातिवाद के दुष्प्रभाव निम्नलिखित है, क्या हो जाएंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जातिवाद लोकतंत्र की सफलता में रुकावट डालता है और समाज में असमानता बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जातिवाद के कारण समाज में उच्च नीच का भेदभाव पैदा होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, उच्च जातियां नीच जातियों का शोषण और उत्पीड़न करती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा, जातिवाद से समाज अलग अलग वर्गों में बंट जाता है। 5 नंबर पॉइंट हो जाएगा कि भेदभाव बढ़ने से राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य को स्पष्ट कीजिए। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या क्या है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, उम्मीदवार को नामांकन लेना और उचित कारणों पर नामांकन रद्द करना। ठीक है, आगे देखिएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, चुनाव के बाद विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना। और 5 नंबर पॉइंट है, चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा लेना और उसकी निगरानी करना। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस कारण से बार बार वीडियो में दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर में क्वेश्चन है कि इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है? तो इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारियाँ जिन्हें आप जानना चाहते हैं एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, स्वास्थ्य, मनोरंजन और समाचार से लेकर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं तक हर क्षेत्र में उपयोगी है। इंटरनेट ने जानकारी को सुलभ और तेज बना दिया है, जिससे हम किसी भी विषय पर तुरंत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर दिया गया है, और साथ में ऐसा भी आंसर दिया गया है कि जैसे कि आप लोग का लघु उत्तरीय में अगर आप क्या आंसर लिखोगे ताकि आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2024 में, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर
जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए 2024 का जो सेट हम बनाए थे उसमें भी सेम आंसर दिए थे, अगर आप लोग याद किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही याद रखना है और वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग ने जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह योजना असफल रही और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ठीक है, आगे इस योजना को राजशाही और सेना की ताकत ने मिलकर दबा दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता की उम्मीद टूट गई। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और उन्होंने लोह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लोहे और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है कि प्रशा ने 7 वर्षों के भीतर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ युद्धों में निर्णायक जीत हासिल की, जिसने जर्मन राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी। ठीक है, आगे देखिएगा 5 नंबर पॉइंट है कि जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह के दौरान प्रशा के राजा विलियम प्रथम को औपचारिक रूप से जर्मन का सम्राट घोषित किया गया और जिससे जर्मन सम्राट का गठन हुआ। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। ठीक है, तो चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने साल 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। इसका मकसद था कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी हासिल करें। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आगे असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव क्या थे वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस आंदोलन ने भारतीय लोगों में साम्राज्यवाद के खिलाफ चेतना पैदा की। ठीक है, आगे देखिएगा, इस आंदोलन ने कांग्रेस की एक जन आधारित संगठन बनाया। ठीक है, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम समुदाय को एक साथ लाया। इस आंदोलन ने देश में एकता को मजबूत किया। अब जरूरी नहीं कि इसमें आप लोग 8 पॉइंट लिखने बैठो। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर 5-6 भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, 5-6 भी लिख कर आना है, लेकिन अगर आप 8 का 8 लिख देते तो बहुत सिंपल है, याद भी हो जाएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस आंदोलन ने देश में एकता को मजबूत किया। इस आंदोलन ने भारतीय स्कूल और कॉलेज खोलने में मदद की। इस आंदोलन ने भारतीय सामानों की बिक्री को बढ़ावा दिया। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसका नाम बोला गया है, ऐसी ही एक परियोजना है जो दामोदर नदी पर आधारित है। इससे 1948 में बाढ़ की समस्याओं हल करने और क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन को कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की नहीं, अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने दामोदर नदी की बाढ़ को नियंत्रित किया, जिससे आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा मिली। ठीक है, आगे यह जल विद्युत और थर्मल ऊर्जा का उत्पादन कर पश्चिम बंगाल और झारखंड के उद्योगों और घरों को बिजली उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सिंचाई सुविधा में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला। ठीक है, इस परियोजना ने क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दिया और रोजगार के नए अवसर पैदा किए। ठीक है, आगे देखिएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने पर्यावरण संरक्षण और जीवन स्तर सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो संघीय सरकार की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला, संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
ठीक है। आगे देखिएगा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन उनके पास अपने अपने अधिकार होते हैं, जैसे कानून बनाना, कर वसूलना और प्रशासन करना। ठीक है। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है कि संविधान में सरकारों के अधिकारों के साफ साफ लिखा गया है। संविधान में सरकारों के अधिकारों को साफ साफ लिखा गया है और सभी सरकारों को संविधान के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट है कि संविधान के बड़े नियमों को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती है। ठीक है। आगे देखिएगा, संघीय सरकार में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संविधान की व्याख्या और रक्षा करती है। ठीक है। आगे, सरकार की अपनी कमाई के लिए अलग अलग स्रोत दिए गए हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। 7 नंबर पॉइंट है, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता बनाए रखना और राज्य की विविधताओं को सम्मान करना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग को नोट कर लेना है, नोट करने के साथ साथ याद भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आप लोग का 51 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य की चर्चा करें। ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य इस प्रकार है। पहला पॉइंट, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उनकी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कोई भी राजनीतिक दल यही चाहता है कि हमारा उम्मीदवार ही जीते। ठीक है। दूसरा, ये दल देश की समस्याओं को जनता के सामने रखकर जागरूकता पैदा करते हैं और समाधान के सुझाव देते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग को भी मिलता है कि हाँ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आपको घर से स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, सड़कें बना दी जाएगी अगर हमारी सरकार बनी तो। ठीक है। वो सब सुझाव दिया जाता है। आगे देखिएगा, राजनीतिक दल संसद में कानून बनाने और नीतियों तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो संसद में नया कानून बनाने के लिए, ठीक है, नया नियम लगाने के लिए, ठीक है, एक अहम भूमिका निभाते हैं। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं और प्रशासन चलाते हैं। चुनाव जब जीत जाते हैं कोई भी राजनीतिक दल, उसके बाद अपना सरकार बना लेते हैं और प्रशासन चलाते हैं, कैसे कहाँ पर क्या काम करना है। ठीक है। हारने वाले दल विपक्ष में रहकर सरकार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसकी गलतियों को उजागर करते हैं। और जो सरकार हार जाती है वो कहाँ चल जाती है, वो विपक्ष में रहती है। मतलब अगर जो जीते हैं वो सरकार बना लिए तो वो उनके विपक्ष में है। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो नहीं, ये चीज़ क्यों गलत है, क्यों ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मतलब उस चीज़ को दिखाया जाता है। ठीक है। विपक्ष सरकार को काम रहता है कि वो उस चीज़ को, जो गलती वो कर रहे, उस गलती को उजागर करो, उसको जनता के सामने रखो। ठीक है। आगे देखिएगा, 6 नंबर पॉइंट है कि सत्ता में रहने वाले दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो सरकार सत्ता में है, जो राजनीतिक दल सत्ता में है, वो लोग क्या करते हैं कि जो भी योजना है वो सब, जो भी जनता है, जो भी आदमी, उस तक पहुंचाते हैं। ठीक है। आगे और आखिरी पॉइंट है कि राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम और नीतियों के जरिए जनता को शिक्षित करते हैं, जिससे वे जागरूक होकर सही चुनाव कर सके। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग को बताया जाता है कि नहीं, आप लोग 4 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, हम आएंगे तो ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है। वो सब चीज़ बताया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मॉल छोटा सा आंसर लिखा गया है। ठीक है। आपके पास अगर दूसरा उत्तर है तो उसको अभी आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, मतलब ये भी आप लोग को वहाँ पर ही चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर पहले से कोई उत्तर याद रखे हो तो वही बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सर अगर पहले से आप लोगों को याद है तो उसी को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। नया उत्तर याद करने के पीछे मत पड़िए, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप। ठीक है। यहाँ देखिएगा, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग। यह देश के विभिन्न भागों और राज्यों एवं राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। यह समूचे देश में फैली है। ऐसे राजमार्ग केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा, राज्य राजमार्ग। यह राज्य के राजधानियों को विभिन्न जिलों, मुख्यालयों से जोड़ती है और इसका देखरेख राज्य सरकार करती है। ठीक है। अगला, जिला सड़कें। जिला सड़कें क्या होती है? यह राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों
से प्रखंडों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है और इसका रखरखाव भी राज्य सरकार करती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 नंबर है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ती है और इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को टोटल 31 से लेकर 52 नंबर तक टोटल सोशल साइंस का सॉल्यूशन मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दिया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद पड़े तो। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का आंसर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग वेबसाइट से भी जाकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी जाकर नोट कर सकते हैं और या वीडियोज़ में से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगला वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा वीडियो लाया जाए, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।